हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपका इस लास्ट वीडियो जो लेक्चर्स थे मेरे, उसमें आपने जो आपकी बुक थी उसके मैंने आपको अप्रॉक्स 4 चैप्टर्स करा दिए थे। और ये सभी स्टूडेंट जानते हैं अच्छी तरीके से कि अभी सिलेबस थोड़ा सा डिसाइडेड नहीं है, कहाँ से आएगा, कितने चैप्टर्स आएंगे, ये भी अभी पूरी तरीके से जो हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने क्लियर नहीं किया हुआ है। लेकिन हाँ, इतना कंफर्म है कि जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो तो आपका कंप्लीट आना ही आना है। इसलिए क्यों ना ग्रामेटिकल टॉपिक्स कर लिए जाएं, जिससे कि आपका जो बेस है वो भी मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा लाइफ टाइम काम आते हैं। तो इसीलिए जो मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो चैप्टर्स मैंने कराए उनकी केवल आपको अच्छी तरीके से रीडिंग लगानी है, और रीडिंग लगाने के बाद आपको उनको समझते चलना है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि चैप्टर्स की रीडिंग आपको लगातार लगानी ही लगानी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि होता क्या है कि जब हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो चीज़ें हमें याद रहती हैं। जहां आपने चैप्टर्स की रीडिंग लगाना बंद किया, धीरे धीरे आप खुद रियलाइज करोगे कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा आपके दिमाग से लगातार निकलता जा रहा है। तो ऐसा काम ना करें, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि लगातार पढ़ते रहने से आपको एक चीज़ मिलेगी लगातार। वो चीज़ क्या है कि जब जब आप चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे तब तब आपको उसके अंदर कोई ना कोई नई चीज़ जरूर नज़र आएगी। आपके मन में एक बात आएगी कि सर ने उस समय जब इसका अर्थ कराया था तो ये शायद हमसे मिस हो गई चीज़, सर ने शायद बोली भी थी लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आ पाई थी, लेकिन आज जब हमने रीडिंग लगाई है तो वो बात हमारी समझ में आ गई। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट की लाइन आप अपने दिमाग में रखें, जिससे कि आपको बार बार ये चीज़ रियलाइज हो जाए कि हाँ, जितना बार हम पढ़ेंगे उतनी बार हमारे अंदर परफेक्शन आएगा, हमें नॉलेज हमारी अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा यदि हमसे कोई क्वेश्चन, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, किसी भी पैराग्राफ में से हमसे यदि कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसका रिप्लाई दे सकते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन नो डाउट आज भी काम आना है, आपके आगे भी काम आना है। तो मैं इसीलिए आपका नया टॉपिक आज शुरू करा रहा हूँ, आपके सिलेबस में भी है। और हो सकता है कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको, जैसे मैंने पहले कराई हैं, कुछ चीज़ें आपको हो सकता है हटकर मिलें, कुछ एडवांस वर्जन जो है वो आपको इसका मिल जाए। इसलिए नोट करते चलना और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते चलना, ठीक है। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आज, वो है आपका नरेशन। नरेशन की बात करें तो जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे मुंह से निकलता है, वो कोई ना कोई स्टेटमेंट होता है, कोई ना कोई कथन होता है जो हम बोलते हैं। तो किस तरीके से हम बोलते हैं, क्या तरीका हमारा बोलने का होता है, वो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के माध्यम से पता चलेगा। पहले भी मैं आपको जब एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो, कि चीजें हम एक्टिव वॉइस में भी बोल सकते हैं, चीजें हम डायरेक्ट नरेशन में भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन हमें फॉलो करना है, बोर्ड का पैटर्न फॉलो करना है। इसलिए हमारे जो सामने जो रूल्स रेगुलेशंस आपके सामने आएंगे उनको आप ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करें, किसी भी तरीके की इसमें कोई लापरवाही ना करें। तो मैं जो टॉपिक आपको करा रहा हूँ, मैंने अभी बोला था, तो आप थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो इसका मैंने लिख दिया है आपके लिए। जो बेसिक्स हैं उनको हम पहले लेके चले, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो भी सेंटेंस हमारे सामने आया है नरेशन में, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, नरेशन की बात यदि हम करें तो यहाँ से ही आप स्टार्ट कर दें। नरेशन जो बना हुआ है
नरेशन बना हुआ है किससे? नैरेट। नैरेट का मतलब होता है, ये वर्ब का पार्ट है। तो नैरेट का यदि हम बात करें तो नैरेट का मतलब हो जाता है टू से, टू स्टेट, कुछ कहना या कुछ व्यक्त करना, ये नैरेट का मतलब होता है। नैरेट जब हम करते हैं किसी चीज को तो हम बोलते हैं और बताते हैं। नैरेशन के दो पार्ट होते हैं। नैरेशन के दो पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है इसका कि हम कुछ कह रहे हैं, कुछ व्यक्त कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं उसको? डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में हम जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज को तो क्या होता है, तो सुनना जरा ध्यान से कि जब कोई ऑडियंस का मतलब होता है, मान लो कोई नेता, मान लो कोई शो चल रहा है, तो सपोज कीजिए आप कोई शो देख रहे हैं, जैसे कपिल शर्मा शो देख रहे हैं आप, तो कपिल शर्मा जब बोलता है तो वो स्पीकर है, यानी कि बोलने वाला है, और जो सामने बैठे रहते हैं सभी लोग वो क्या हो जाते हैं? उसके ऑडियंस हो जाते हैं। ऑडियंस का मतलब सुनने वाला और स्पीकर का मतलब बोलने वाला। तो क्या होता है कि आप सुनकर आए, आप गए वहां पर कपिल शर्मा शो में, आपने सुना उसको, अब उस चीज को आप किसी को बता रहे हैं कि आज मैं कपिल शर्मा शो देखने गया था और वहां पर मैंने जो सुना और जो हमने एंजॉय किया, तो क्या क्या चीजें उन्होंने बोली, क्या हमसे पूछा, कैसे हमने जवाब दिया। जब उनको आप उस चीज को आप एक्सप्रेस करेंगे तो एक्सप्रेस करने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका होगा कौन सा? डायरेक्ट स्पीच में। दूसरा तरीका क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में जब आप कहेंगे तो क्या मतलब होगा कि जब कोई ऑडियंस, यानी कि जो सुनने वाला है, किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में ही एक्सप्रेस कर दे। यानी कि यदि आपने शो देखा, यदि आपने कोई डायलॉग सुना या आपने किसी से बात की, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, और उस फ्रेंड की जो बातें हैं उसको आपने फ्रेंड की ही भाषा में या शब्दों में यदि बोल दिया तो वो हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें लिख रहा है स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस कर दें। स्पीकर के भाषा या शब्दों में एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है कि जो बोलने वाला था उसी के शब्दों और भाषा में एक्सप्रेस कर दें, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इसकी खास बात यह कि इसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, राकेश सेड आई एम बिजी। राकेश ने कहा मैं व्यस्त हूं। तो राकेश की बोलने का जो अंदाज था, उसका जो स्टेटमेंट था, आपने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जो उसने बोला वो एज इट इज आपने सामने वाले को बिल्कुल बता दिया या लिख दिया या कह दिया कि भाई ये है, देखिए जरा। राकेश ने कहा कि मैं व्यस्त हूं, बस हो गया काम। तो आपने इसमें कोई करेक्शन नहीं किया, जैसा उसने बोला वैसा आपने सामने वाले के सामने पुटअप कर दिया। आगे देखें जरा। लेकिन यदि इसी बात को आप किस तरीके से कहना चाहें, वो किस तरीके से कहना चाहें कि जब कोई ऑडियंस, यहां भी ऑडियंस था और यहां भी ऑडियंस है, कि जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के, ER लगा लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन है, स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में व्यक्त करे। अब क्या हुआ कि आपने सुना और आपने सुनने के बाद उसके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को आपने अपने शब्दों में बताया। फिर आपने अपने शब्दों में बोला। आप खुद उसको कन्वर्ट करके बोल रहे हैं, अपने शब्दों में बोल रहे हैं, अपने शब्दों में अपनी भाषा में बोल रहे हैं। यहां पर गौर कीजिए जरा। एक तो यहां पर क्या आ गया? अपने। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ था? स्पीकर के शब्दों या भाषा में। ठीक है, तो यहां पर देखें जरा, ये एज इट इज हो गया। यहां अपने शब्दों में या भाषा में आप यदि व्यक्त करें तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इसकी खास बात है, इसको हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखते हैं। हमेशा कहां पर लिखा जाता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर इसको लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखें जरा ध्यान से। एग्जाम्पल देखें तो यहां पर तो आपने कहा राकेश सेड आई एम बिजी, यहां पर आपने क्या कह दिया? राकेश सेड दैट ही वाज बिजी।
अब आपने अपने शब्दों में बताया कि राकेश ने बताया कि मैं बिजी था और वो कह रहा राकेश मैं बिजी हूं, तो अंतर आ गया ना दोनों में। यहाँ तो राकेश के शब्दों को एज इट इज आपने लिख दिया है, बोल दिया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपने आप में अपनी भाषा में कन्वर्ट करके उसको आपने बताया किसी थर्ड पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। अब देखिए जरा, बात यदि डायरेक्ट स्पीच की करें तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। जब कभी भी कोई सेंटेंस आपके सामने आए तो उसके दो भाग हो जाते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं, यहाँ देखें जरा ध्यान से, दो भाग कौन से होते हैं। मान लो कोई डायरेक्ट स्पीच आई आपके सामने, तो डायरेक्ट स्पीच कौन सी हो गई, ही सेड आई एम हंग्री, उसने कहा कि मैं भूखा हूं। तो यहां पर जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा है उसको तो हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे उसको, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं, इनको आप इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको आप पहले नोट कर लेंगे, जिससे मैं अगला जो स्टार्ट करूं तो उसको आप ध्यान से समझना। अब देखिए, सेंटेंस काइंड ऑफ मैंने आपको करा दिया है, हालांकि ये वाला जो पार्ट था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के जो प्रकार हैं वो मैंने आपको करा दिया था। आपको देखने पर लास्ट वीडियो लेक्चर्स मेरे देखने पड़ेंगे आपको। ये मैंने स्पेशल इसको समझाया था उसमें एक वीडियो लेक्चर में। यदि किसी को दिक्कत हो तो मैं उसकी लिंक आपके लिए फिर दोबारा से भेज दूंगा, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ किस वीडियो लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए अब मुझे दिक्कत नहीं है। आपको भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आप इसको पहले पढ़ चुके हैं। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने पहले पढ़ लिया तो अब यहां समझने में आपके लिए आसानी हो गई। तो देखिए, यदि मैं अर्थ के हिसाब से बात करूं, वैसे तो देखिए बहुत सी कई सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें जो सेंटेंसेस है वो 4 प्रकार के बता दिए गए। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर अर्थ के दृष्टिकोण से, अर्थ के हिसाब से सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। यदि हम अर्थ करेंगे तो हम 5 तरीके से अर्थ करते हैं रूटीन में। कोई सेंटेंस आएंगे, कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस हो या कई सारे सेंटेंसेस हो, तो हम उनका जो अर्थ करते हैं वो अर्थ के आधार पर 5 तरीके के सेंटेंसेस हमारे सामने आते रहते हैं। सबसे पहला आता है उसमें एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव का मतलब होता है कथनात्मक। अब इसकी क्या खास बात होती है, इसकी क्या खास बात होती है, इसको हम 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको पहले बता दिया है, उसको भी मैंने बता दिया है। आप चाहें तो इसको पॉजिटिव से बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको नेगेटिव से बोल सकते हैं। इसको दोनों तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर सेकंड वाला पार्ट है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। यहां पर जिसमें प्रश्न लगा हुआ हो उसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक। आप देख सकते हैं, इसको आगे लिख देता हूं, प्रश्नवाचक। ठीक है, तीसरा होता है इंपेरेटिव, आज्ञा सूचक, आज्ञा बोधक, आज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा का भाव व्यक्त हो। जनरली आपने देखा होगा, आज्ञा का मतलब क्या हुआ, देखिए जरा, जैसे आपने MB1 से बोल दिया कोई ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, इस तरीके से बोल दिया। या आपने कभी क्या होता है, प्लीज भी लगा देते हैं, काइंडली भी लगा देते हैं, कभी इसको लेट से भी शुरू कर देते हैं। कई तरीके से इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, वो मैं आपको पहले करा चुका हूं। पुराने मेरी वीडियो लेक्चर्स हैं, आप आराम से देख लेना, मैंने पूरा डिटेल में करवाया है इसको। ऑप्टेटिव में आ जाती है इच्छा, ये इच्छा बोधक होते हैं, इच्छा सूचक होते हैं। ये आज्ञा सूचक है तो ये इच्छा सूचक है। इच्छा में जैसे आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ये इस तरीके से आते हैं। तो ये देखिए जनरली मे से स्टार्ट होते हैं, जबकि मैंने इसका एडवांस वर्जन बता दिया है आपको, एडवांस वर्जन बताया है। लेकिन फिर भी आप देख लें जरा एक बार कि किस तरीके से उसमें मैंने बताया, किस तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। इसको आप पूरा जरूर देख लेना। कभी कभार क्या होता है, मे का यूज नहीं होता, मे का यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मे से बनाया जाता है। उसको मे के जो नियम होते हैं, जो भी रूल्स है, उसी से उसको बना दिया जाता है। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर 5 आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब वही है विस्मयबोधक, जैसे कि आपको देख के आश्चर्य हो जाए, सरप्राइज, जिसमें ओ, होर्रा, अलास, ब्रेवो, फाई, ठीक है ना, बेल्डन, ये सब आ जाते हैं। मतलब एक तरीके से सडनली एक्सप्रेशनल होते हैं, यानी कि एकदम आश्चर्य के साथ बोले जाते हैं।
और हमेशा इसकी वजह से इनके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को आप एक बार नोट कर लें, जिससे कि मैं आगे इसका जो पार्ट है वो स्टार्ट कराऊं तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए। ये सामने आपके सब मैंने लिखा है, इसको पूरा इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में आप एक बार नोट जरूर करें। ठीक है, मैं आगे इसका पूरा स्टार्ट कराने जा रहा हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, उनको ध्यान से समझ लेना। और एक नए तरीके से समझा रहा हूं जो आज तक आपने शायद नहीं समझा होगा। ये तरीका कोई डायरेक्ट सब नोट करा देते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से समझा रहा हूं जिसको आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि हमें किस हिसाब से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखें, ये मैंने केवल इतना सा लिखा है जो आपको पहले भी पता पड़ गया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो नियम में क्या है, नियम नंबर 1 आ रहा है, तो उसको हमें कैसे इससे कैसे क्रिएट करना है, आप कैसे याद रखेंगे कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं इसके अंदर। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है आप समझ गए क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और यहां से लेके यहां तक का जो पूरा पार्ट है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, इसमें जो वर्ब आई है पर्टिकुलर काम में उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। इसमें जो वर्ब काम आएगी, जो भी वर्ब आएगी वो क्या कहलाएगी, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी वो। अब आपको इससे हमें नियम बनाने हैं, तो आपको जब चेंज करना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसका एक फॉर्मेट में नए तरीके से बता रहा हूं जो शायद बुक्स वगैरह में भी आपको नहीं मिलेगा, तो उसको ध्यान से समझना जरा। देखिए नंबर 1 क्या कहता है, इस पर बेस्ड है पूरा, ये जो आप देख रहे हैं इसी पर बेस्ड है पूरा, समझते चलना आपके सामने आ जाएगा। देखिए जरा, इफ, ठीक है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसका मतलब क्या हुआ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पर देखना जरा, पास्ट में है। ठीक है, और पास्ट में भी कौन सा आता है जनरली, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादा आते हैं मैक्सिमम केसेस में। देखिए जरा, सेड आता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे क्या आ गया, रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला सेक्शन यहां से लेके यहां तक का देखो सामने लिख दिया है मैंने, ये पूरा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, तीन तरीके के चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, 3 चेंज होंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये आप ध्यान से बना लेना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यहां देखते चले आप पूरा, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी ये वाला जो पार्ट है इसमें 3 परिवर्तन होंगे। पहला होगा टेंस, इसका टेंस बदल जाएगा। दूसरा होगा जो भी पर्सन्स होंगे वो बदल जाएंगे। तीसरा क्या है, जो भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी आगे होगा उनमें जो भी चेंजेस होंगे वो हो जाएंगे। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या समझेंगे आप, जैसे इनमें हम देखें थोड़ा सा, जैसे दिस आ गया तो क्या हो जाएगा, दैट आ जाएगा। ठीक है ना, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है। मैं पूरी टेबल बनवा दूंगा उसकी, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया आपको। ये इस तरीके के चेंजेस इनको बोलते हैं हम, क्या नाम दिया जाता है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो क्या मतलब समझ में आया आपके, मतलब ये निकला कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप इसको किस तरीके से समझेंगे। देखिए जरा, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हुआ, ये किस में है, ये है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर, ये हो गई आपकी पास्ट इंडेफिनिट में। तो रिपोर्टेड स्पीच, ये रहा पार्ट, यहां पर आ जाइए। रिपोर्टेड स्पीच में 3 चीजें हैं, टेंस, पर्सन्स, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। नियम नंबर 1। ठीक है, बन गया, इसी को देख के बना रहा हूं मैं पूरा।
आगे चले नंबर सेकंड, देखो जरा। रूल नंबर सेकंड, देखिए जरा सेकंड क्या कहता है। इफ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, किसमें हो, पास्ट इंडेफिनिट। फिर देखना जरा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो फिर क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ आने पर क्या हो जाएगा, किसमें, यूनिवर्सल ट्रुथ आने में रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक बच्चे ने पूछा था, यदि आ जाए, कैसे आ जाए, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ में 2 and 2 makes 4, इस तरीके से कोई आ जाए यूनिवर्सल ट्रुथ तो आप कोई परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते। हो गया क्लियर, आ गई बात समझ में, दो नियम बन गए, दो नियम हो गए आपके। आप इसको दोबारा समझ लीजिए ध्यान से, कैसे समझेंगे आप। नियम नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए जरा, ये रही रिपोर्टिंग वर्ब, ये लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, ये ना वही नियम। लेकिन यदि यहां पर कुछ ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि यहां इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में इसकी वजह से, देखो दोनों लिंक हो रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, नो चेंज, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल नंबर सेकेंड, ठीक है। थर्ड पे आ जाए, देखें जरा, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूंगा और थर्ड वाले को आप देखेंगे जरा ध्यान से। पहले यहां पर इसको समझ लें जरा, ये तो आपको पता ही पड़ गया। देखिए इसको मैं यहां से हटा रहा हूं और यहां पर आप देखेंगे नंबर थर्ड, एक ही उस पर लिख देते हैं अपन, जिससे आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। देखें जरा ध्यान से, नीचे दिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं। रूल नंबर थर्ड, ठीक है, देख लेना ध्यान से। इफ, चलो इसको यहां तक नोट कर लीजिए, मैं इसको आगे नोट कर देता हूं, ठीक है। इसमें दिखेगा नहीं आपको ढंग से, मिक्सिंग हो जाएगी, मैं जरा बाद में नोट करता हूं इसको, जब तक आप इनको नोट कर लीजिए। ये मैंने समझा दिया है आपको, पहला वाला ये हो गया आपका, इस तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। देख लें आप जरा कि यदि ऐसा हो जाए, यहां पर इसको भी मैं अंडरलाइन इसको भी कर देता हूं, ये क्या होता है, ये इफ है, ये यहां पर यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। यहां पर किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप किस में परिवर्तन की बात करें, नो चेंज किस किस में नहीं होगा, नो चेंज में किस में नहीं होगा, ना तो कोई टेंस बदलेगा, ना कोई पर्सन बदलेगा, ना ही कोई जो आया है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देख लीजिए आप सामने, बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको नंबर थर्ड, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। रूल नंबर थर्ड, देखना समझना, आराम से पढ़ो टॉपिक को, जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल समझते हुए चले अपन, ठीक है। नंबर थर्ड पे आ जाएगी, देखिए थर्ड क्या कहता है, इफ, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये आ गई, यदि ये किस में आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो आप देखेंगे जरा, अब ये दो अलग अलग पार्ट हो गए, तो इनको अपन मिला लेते हैं यहां से लेके यहां तक, ये एक दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगी और यहां से निकाल देते हैं अपन एक तीर। ठीक है, यदि ऐसा है तो क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टेंस नो चेंज। ठीक है, पर्सन कैन चेंज, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन चेंज। तो टेंस तो बदलेगा ही नहीं, बिल्कुल टेंस में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो हाँ, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई पर्सन आया है तो उसको चेंज कर सकते हैं, टेंस तो बदलेगा ही नहीं, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ जो टेंस आएगा उसको नहीं बदल सकते आप, लेकिन आप पर्सन चेंज कर सकते हैं। और पर्सन के बाद यदि जरूरत पड़ जाए, यदि कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप इसके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैन चेंज आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी बनाएंगे तो आपको ये तीन जो रूल्स हैं यही आपको फॉलो करने हैं ढंग से। तीन देखिए जरा, थर्ड ये हो गया, यहाँ पर भी फिर ये एप्लीकेबल हो गई ये चीज़, यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर देखिए ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब यदि है तो फिर आपको क्या करना है, रिपोर्टेड जो स्पीच आपकी आएगी यहाँ पर देखो ये आ गई, जहाँ हम चेंज कर रहे थे, जहाँ हम पहले रूल में चेंज किया हमने, इस थर्ड वाले में आते आते यदि ऐसी कंडीशन कोई आ जाती है इस तरीके से, तो आपको फिर इसमें टेंस, पर्सन और ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं, इसमें टेंस तो आपको बदलना ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैं लिख दिया यहाँ पर। और पर्सन में आप चाहें आप चेंज कर सकते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि जरूरत पड़े, इन केस, ऐसा होता नहीं है, यदि हो जाए, संभव हो जाए, यदि आ जाए, देखेंगे अभी एक्सरसाइज करेंगे और सेंटेंस वगैरह जब आएंगे आपके सामने तो उसमें देखेंगे हम, यदि जरूरत पड़ेगी तो आपको उसी समय में आपको बता दूंगा। तब तक आप ये आज का जो फॉर्मेट है पूरा, जो मैंने आज बेसिक आपको जो कराया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। खास करके ये तीन जो रूल्स मैंने दिखाए हैं आपको, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल दिमाग में फिट करें। जैसे कि क्या है, आपको जब मैं टॉपिक स्टार्ट कराऊँ, जब मैं आपको इससे रिलेटेड जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले जो सेंटेंसेज हैं उनको जब हम लेकर चलें तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, पढ़ते चलें, समझते चलें, आराम से देख लीजिए इसको। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप पढ़ें, समझें, और किसी तरीके की दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में जाएं, मैसेज बॉक्स में जाएं, जहाँ पर भी फैसिलिटी आपको दी गई है वहाँ आप मुझसे ज़रूर पूछें। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।